आज की क्लास में हम देखेंगे एल सर्किट, सी सर्किट और आर सर्किट, इन तीनों के ही कॉम्बिनेशन से बनने वाले अलग अलग सर्किट्स। पिछली क्लासेस में हमने प्योर आर सर्किट, प्योर एल सर्किट और प्योर सी सर्किट देखा था। आज हम सबसे पहले एल और आर का कॉम्बिनेशन लेंगे और एल आर सर्किट देखेंगे। इसमें कितना वोल्टेज अप्लाई करने से कितना करंट बनता है या करंट का इक्वेशन क्या होता है, और साथ ही साथ इसमें इम्पीडेंस या हिंदी में प्रतिबाधा कितनी होती है। तो चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में। सबसे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए, बहुत ही आसान, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ये बनाया क्वाइल और इसके बाद आगे बढ़े और इसके बाद ये हमने बना दिया रेजिस्टेंस। ठीक है, और ये सर्किट को पूरा करना है तो ये आगे बढ़ाया अपन ने और ये आगे बढ़ाया। यहाँ पर अल्टरनेटिव वोल्टेज का सोर्स ये बना दिया हमने और इसके बाद ये सर्किट को पूरा कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर जो हमने अप्लाई किया है वो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, और जो वोल्टेज जो क्वाइल लगाई गई है उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है, L है, और यहां पर जो रेजिस्टेंस है वह कितना है, R है। तो शुरू करते हैं। इसके लिए अप्लाइंग वोल्टेज क्या है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जैसे ही हम यहां पर ये वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इनके सिरों में अक्रॉस द क्वाइल एंड रेजिस्टेंस ये अलग अलग वोल्टेज इनमें प्रोड्यूस होते हैं। एक को हमने बोल दिया VL और दूसरे को हमने बोल दिया VR। ठीक है, मतलब जैसे ही हमने इस सर्किट में अल्टरनेटिव वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई किया, वैसे ही क्वाइल L के अक्रॉस वोल्टेज कितना बनता है, टोटल VL बनता है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना बनता है, VR बनता है। ठीक है, तो फिर ये VL और VR की वैल्यू क्या होगी, यह बड़ी आसानी से हम ओम्स लॉ से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लिख देते हैं इस बात को कि बाई ओम्स लॉ। ठीक है, बाई ओम्स लॉ, ओम के नियम से। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू R इंटू आई, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू करेंट। ठीक है, तो वोल्टेज कितना है यहां पर, VL है, ये लिख दिया हमने VL। अब L के लिए रेजिस्टेंस जैसा क्या होता है, ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जैसे हम क्या लिखते हैं, XL लिखते हैं, और ये है करंट I। ये जो हमने L सर्किट, C सर्किट, R सर्किट पढ़ाए हैं उनमें XL के बारे में डिटेल में पढ़ा गया है कि XL कैसे आया, तो वही XL यहां पर लिखा गया है। और VR को हम लिखने के लिए डायरेक्ट ही लिख देंगे। ओम्स लॉ में क्या होता है, R इंटू आई होगा। इसको चाहे तो इकट्ठा कंबाइन फॉर्म में मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2। और यहां पर लेकिन हमें बताना जरूरी होगा कि यहां पर जो XL है वो है क्या, वो है ओमेगा L। ठीक है, और यहां पर लिख भी सकते हैं कि यह इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इसके बाद यहां पर कुछ बातें ध्यान देने योग्य होंगी। वो बातें कौन सी होंगी, जरा ध्यान से देखिए। जैसे ही हमने इसमें ये लगाया है अल्टरनेटिव वोल्टेज, तो VL और VR प्रोड्यूस हुआ है। सोचने की बात है, क्या हम V इज इक्वल टू VL प्लस VR कर दें। जो हमने DC वाले सर्किट पढ़े थे, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा, तो उसमें क्या होता था, R1, R2, R3,
इनके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आया, वोल्टेज कितना आया, V1 V2 V3। इनको हम क्या लिख देते थे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो वैसे ही क्या यहां हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू VL प्लस VR? ऐसा हरगिज नहीं लिख सकते हैं। तो क्यों नहीं लिख सकते हैं ऐसा? इसके पीछे कारण क्या होगा? कारण वही होगा कि अल्टरनेटिव सर्किट जो हम पढ़ते हैं, अल्टरनेटिव करंट वाले जो सर्किट पढ़ते हैं, उनमें प्योर आर सर्किट में वोल्टेज और आई सेम फेस में होते हैं। जिसमें ओमिक सर्किट है, मतलब जिसमें वोल्टेज और करंट सेम फेस में है, तो उनमें हम ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अब यहां देखें, अगर हम प्योर एल सर्किट की बात देखें तो प्योर एल सर्किट में क्या होता है? प्योर एल सर्किट में होता है अल्टरनेटिव करंट इज लेग्स बिहाइंड फ्रॉम अल्टरनेटिव वोल्टेज बाई फेस पाई बाई टू। मतलब पाई बाई टू के फेस में अल्टरनेटिव करंट जो होता है अल्टरनेटिव वोल्टेज से क्या होता है? पीछे होता है, वह लेग्स बिहाइंड होता है। ठीक है, इसलिए हम यहां पर V को VL प्लस VR के इक्वल नहीं कर सकते। तो फिर कैसे करेंगे? V की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? V को कैसे रिलेट करेंगे इसमें? इसके लिए एक छोटा सा फेसर डायग्राम हम बनाते हैं, उसके आधार पर हम समझ सकते हैं। तो देखिए यहां पर ये देखें, ये देखिए, ये बनाया हमने, ये एक एरो बनाया, ये सपोज कर लें आई के लिए है। ठीक है, इसके बाद हम उसके ही ऊपर एक एरो और बना देते हैं, एक वेक्टर और बना देते हैं, और ये मान लिया जाए ये VR के लिए है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर हम देखें कि VL कहां होगा? VL कहां पर होगा? ये देखें, इसको अलग से लिखते हैं। ये देखो, ये यहां पर हमने करंट I बतलाया और ये है VR। ऐसा क्यों? क्योंकि VR और I मतलब प्योर VR का मतलब क्या है? प्योर R सर्किट में जो वोल्टेज है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो VR है और I है वो किसमें है? सेम फेस में है, दोनों समान कला में है। ठीक है, और ये है VL। अगर हम प्योर L सर्किट की बात करें तो क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट अल्टरनेटिव वोल्टेज से पाई बाई टू के फेस में क्या होती? पीछे होती है। ठीक है ना, ध्यान देने की बात है। ये देखो यहां पर पीछे मतलब ऐसा, जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो कौन सा एंगल बनता है? नेगेटिव, मतलब पीछे जा रहे होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव एंगल। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? I V से क्या है? पीछे है, या यूं कहा जाए VL I से पाई बाई टू के फेस में आगे है। ठीक है, तो अब चूंकि यहां पर क्या है? VR और VL के बीच भी 90 डिग्री का एंगल है, पाई बाई टू। इस वजह से हम इनको डायरेक्ट VL प्लस VR इज इक्वल टू V नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें एक ये रेक्टेंगल तैयार करना पड़ेगा और उनका फिर रिजल्टेंट वेक्टर पता करना पड़ेगा, और वही कहलाएगा यहां पर V। तो इसके लिए हम पहले तैयार करते हैं क्या? ये देखिए, ये कंप्लीट किया हमने यहां तक, और ये दूसरी लाइन यहां तक कवर की हमने, और इसके बाद यहां से ये एक वेक्टर खींच दिया। ये देखें, तो ये जो फाइनल खींचा गया यही वास्तव में होगा क्या? V। अब
यहां पर v को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो फिगर में देखिए, पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो कितना आ जाएगा, बोले v स्क्वेयर इज इक्वल टू, बेस क्या है ये, वी आर स्क्वेयर प्लस ऊपर क्या है ये, वी एल स्क्वेयर। ठीक है, एम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू, ये आ जाएगा रूट में, वी आर की वैल्यू कितनी है, आर आई, तो ये आर आई मतलब आर स्क्वेयर आई स्क्वेयर, वी एल की कितनी है, एक्सएल, ये है एक्सएल इंटू आई, तो एक्सएल स्क्वेयर, और ये आया आई स्क्वेयर। ठीक है, इसके बाद हम आई को कॉमन निकाल लेते, आई स्क्वायर बाहर आई बन जाएगा, ये अंदर कितना बचेगा, देखिए ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, किसके इक्वल है ये, वी के इक्वल है। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखें इक्वेशन नंबर थर्ड को फिर से कंपेयर करें, किससे, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कहता है, v इज इक्वल टू आर आई। ओम्स लॉ क्या कहता है, v इज इक्वल टू आर आई, v इज इक्वल टू आर आई। देखें तो यहां पर तो v लिखा हुआ है और इस तरफ i भी लिखा हुआ है, यहां पर r है लेकिन इसमें r की जगह कुछ और दिखाई दे रहा है। r की जगह क्या दिखाई दे रहा है, देखें r की जगह ये दिखाई दे रहा है, मतलब r की चेयर में कोई और बैठा हुआ है। अब जो चेयर में बैठा होगा उसका नेचर वैसा ही होगा। इस बात को हम पहले भी एग्जाम्पल में बतला सकते हैं कि आज इंडिया का प्रेसिडेंट जो भी है उसकी चेयर में जो भी बैठता है उसमें कैरेक्टर इंडिया के प्रेसिडेंट के ही होंगे। प्राइम मिनिस्टर की चेयर में जो बैठता है उसमें कैरेक्टर प्राइम मिनिस्टर के ही होंगे, वहां व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है। ठीक ऐसे ही यहां पर ये आर की चेयर है, मतलब यहां पर जो भी आएगा उसमें नेचर कैसा आएगा, रेजिस्टेंस जैसा ही आएगा। इसलिए इस सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये होगा। ठीक है, इसी बात को हम यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर लिखें हम कि कंपेयर द इक्वेशन थर्ड, किसके साथ में, विथ ओम्स लॉ, then effective resistance of सर्किट। इस इफेक्टिव रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, यही पहले पढ़ चुके हैं। किसी भी सर्किट में जब एल, सी और आर में, इन तीन में से कितना, एटलीस्ट टू, कम से कम दो एक साथ कनेक्ट कर दिए जाएं, किसी सर्किट में दो लगा दिए जाएं, कम से कम एटलीस्ट टू, एल, सी और आर में, तो उस सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है उसे हम इंपीडेंस के नाम से जानते हैं। उसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। ठीक है, तो यहां पर ये एल और आर सर्किट है, इसलिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इंपीडेंस, आर इंपीडेंस ऑफ सर्किट। इसी बात को हिंदी मीडियम वाले लिखना चाहें तो समीकरण 3 की तुलना ओम के नियम से करने पर परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध या प्रतिबाधा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले ऐसा लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, इंपीडेंस को या प्रतिबाधा को हम डिनोट करते हैं जेड से, और यहां पर क्या है, एल और आर है, तो यहां लिख देंगे जेड एल आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखिए रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा किसका, इंपीडेंस का। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना होगा, ओमेगा एक्स एल का मतलब कितना है, ओमेगा एल, चाहे तो लिख सकते हैं जेड एल आर इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर और एल स्क्वेयर। ठीक है, तो ये
एल आर क्वेश्चन में अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंपीडेंस के लिए फार्मूला निकालिए। सेकंड क्वेश्चन बनता है इसका कि वोल्टेज तो हमने ये अप्लाई किया है, तो इसमें करंट कितना होगा। करंट को भी निकालने की एक से ज्यादा मेथड होती हैं, लेकिन यहां पर 12th स्टैंडर्ड से एक संक्षेप में एक आसान मेथड से ही हम निकालेंगे। तो देखिए, नाउ इक्वेशन ऑफ करेंट, इक्वेशन ऑफ करेंट, ठीक है। यहां पर देखें, ये डायग्राम, इस डायग्राम को थोड़ा नीचे ले आते हैं और ये देखें, इसमें ये है वोल्टेज और ये है करंट। इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो वोल्टेज के मुकाबले करंट थोड़ा पीछे है। कितना पीछे है, मान लो 5 है। अगर 5 पीछे है तो हम इसी इक्वेशन के बेस पर हम करंट का इक्वेशन मान सकते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिव करंट। इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिव करंट क्या होगा, ये देखें, ये हो जाएगा, हाँ देखिए, ले लेंगे हम I इज इक्वल टू आई नॉट साइन, वोल्टेज में कितना था, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पर ओमेगा टी से फाई हमें पीछे ले लेना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 4th। अब यहां पर हम आई नॉट और फाई की वैल्यू और बतला दें, कंप्लीट इक्वेशन हो जाएगा। तो क्लियर, या लिख सकते हैं हम, इस डायग्राम से देखें, फिगर से देखें, इसमें अगर हम देख लें tan फाई, tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मतलब VL, ये साइड है तो ये वाली VL होगी, ये लिख दो VL, और बेस कितना है, VR है। आगे बढ़े, VL की वैल्यू कितनी होगी, XL इंटू आई होगी, VR की कितनी होगी, R इंटू आई होगी। I से I कैंसिल हो जाएगा, चाहे तो XL की वैल्यू लगा भी सकते हैं, ओमेगा L, और ये हो जाएगा R। ये आया अपना tan फाई के इक्वल में, ठीक है। तो फिर हम फाई के इक्वल में क्या बताएंगे, फाई के इक्वल में हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R, इक्वेशन नंबर 5। अब इसके बाद आई नॉट क्या होगा, एंड आई नॉट सीधा सा है ओम्स लॉ से, आई नॉट इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। तो इस सर्किट का आर क्या है, ZLR है, ठीक है। अब ZLR की वैल्यू हमें पता है, अभी अभी निकाली है अपन ने। तो वी नॉट अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस XL स्क्वेयर, ठीक है। ये हो जाएगा 6। अब चाहे तो इसमें लगा दें या वेयर करके यही लिखा रहने दें, तब भी यह इक्वेशन कंप्लीट माना जाएगा। अगर लगाना है तो क्या लिखेंगे इसमें, देखें, ये हो जाएगा इसमें लिख देंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 4, 5 एंड 6 वी गेट 4, 5 एंड 6 इक्वेशन से क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट, ये लिख दें, ठीक है। ये लिख सकते हैं अपन, वी नॉट रूट ऑफ आर स्क्वेयर, XL को चाहो तो लिख दो ओमेगा स्क्वेयर L स्क्वेयर, और यहां पर आ जाएगा साइन कितना, ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी
माइनस टेन इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर। ये आ गया अपना किसका इक्वेशन, ये देखें, ये आ गया करंट का इक्वेशन। ठीक है, मतलब एल आर सर्किट में किसका इक्वेशन हो जाएगा, ये अल्टरनेटिव करंट का इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा एल आर सर्किट। जैसे हमने एल आर सर्किट पढ़ा है वैसा ही हम सी आर सर्किट भी आसानी से जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, चलो उसको भी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले वही हम डायग्राम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये खींचा हमने और यहां पर हमने लगा दिया सी, और आगे बढ़े ये लगा दिया हमने आर, और इसके बाद देखिए यहां से ये लाइन आती है और ये लाइन आई, और इसमें हमने बना दिया ये अल्टरनेटिव वोल्टेज के लिए, और ये जाकर के कंप्लीट हो जाता है। ये अपना है सी, ये है आर, और अप्लाइंग वोल्टेज कितना है, ये वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर होगा। अब शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी कि अप्लाइंग वोल्टेज कितना हो जाएगा इसमें, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से वही, जैसे इसको अप्लाई किया जाता है तो इनके अक्रॉस इन दोनों के सिरों में क्या हो जाता है, वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, इसमें हो जाता है VC और इसमें हो जाता है VR, तब बाई ओम्स लॉ, बस वही पिछले क्वेश्चन जैसे सेम टू सेम ही करना है। बाई ओम्स लॉ, कुछ ज्यादा नहीं करना है। VC इज इक्वल टू, पिछले क्वेश्चन VL था, इसमें VC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, उसमें XL था, यहाँ भी XC हो जाएगा, और ये हो जाएगा I, और इसके बाद VR कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा RI, और इसको हम मान लेंगे वैसा ही इक्वेशन नंबर 2, और यहां हमें लिखना चाहिए वेयर XC क्या है, XC है 1 अपॉन ओमेगा C। ये क्या है, चाहे तो इसको लिख सकते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये हो जाएगा क्या, धारिती प्रतिघात। हिंदी वालों के लिए क्या हो जाएगा, ये धारितीय प्रतिघात। ठीक है, अब इसके बाद फिर से वही कहानी कि यहां पर भी क्या, VC और VR को ऐड करने से क्या V आ जाएगा, हरगिज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वही पूरी बताना पड़ेगा हमें कि सिंस in pure R circuit alternative current and alternative voltage in same phase, while in pure C circuit alternative current is leads ahead from alternative voltage by phase pi by 2। मतलब प्योर आर सर्किट में वोल्टेज और करंट मतलब धारा कैसे हैं, सेम फेस में है, और प्योर सी सर्किट में जो करंट है वह वोल्टेज से पाई बाई 2 के फेस में कला में क्या है, आगे है। ठीक है, इसलिए इनका डायरेक्ट सम हम नहीं कर सकते, VC प्लस VR नहीं कर सकते। तो कैसा कर सकते हैं, उसके लिए पिछले क्वेश्चन जैसा ही एक डायग्राम हमें बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। ये देखिए, इसके लिए फिर से वही बात करेंगे। ये आ जाएगा किसके लिए, करंट के लिए, ये आ जाएगा VC के लिए, और इसके अलावा इसमें ये आ जाएगा VR के लिए। ये देखें, ये आ जाएगा VR के लिए। इन चीजों को लिखना जरूरी है। ये है I, ये है VR और ये है VC। यहां क्लियर करना जरूरी है कि देखें यहां से ये VC के मुकाबले I कितने, पाई बाई 2 के फेस में, पाई बाई
टू के फेस में क्या है, आई आगे है, मतलब हमने एरो ऐसा बनाया, मतलब हम ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव एंगल, ठीक है, मतलब वो आगे को बतला रहे हैं। तो फिर हम क्या कहेंगे कि VC और VR के बीच भी कितना एंगल है, 90 डिग्री का ही होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। इसलिए इनका कैलकुलेशन करने के लिए हमें वही पिछले क्वेश्चन जैसा ही एक रेक्टेंगल तैयार करना पड़ेगा, और ये रेक्टेंगल देख तैयार हो गया आसानी से, और इसके बाद इसमें एक रिजल्टेंट वेक्टर हम ऐसा ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेक्टर हमारे सामने आ जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी, भी लिख दी जाएगी, ठीक है। समझ रहे हैं सभी लोग? थोड़ा सा इसको जरूरत के हिसाब से नीचे कर लेते हैं। अब देखें फिर इन फिगर क्या निकालना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें फिर से वही। इन फिगर कितना हो जाएगा बोलो, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू VC स्क्वेयर प्लस VR स्क्वेयर। इस प्रकार से V इज इक्वल टू रूट ऑफ XC स्क्वेयर इंटू आई प्लस R स्क्वेयर इंटू आई मतलब आई स्क्वेयर, ठीक है। यहां पर हमने VC की वैल्यू लगा दी है XC I, तो XC स्क्वेयर आई स्क्वेयर, और VR मतलब ये हो जाएगा RI, तो R स्क्वेयर आई स्क्वेयर। फिर से वैसे ही कॉमन निकाल लें, आई स्क्वेयर आई बन जाएगा, और अंदर क्या बचेगा इसमें, वही XC स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर, किसके इक्वल आ गया, V के इक्वल आ गया। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर से वही पूरी कहानी लिख देंगे, कंपेयर इक्वेशन थर्ड विथ ओम्स लॉ, ठीक है। देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ठीक है, मतलब इक्वेशन 3 की तुलना या कंपेयर किससे करने पर, ओम के नियम से करने पर, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, R इंटू आई, मतलब ये यहां पर R की चेयर में बैठा हुआ है, इसलिए इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस या क्या कहलाएगा, ये इंपीडेंस, क्या कहलाएगा, इंपीडेंस, ठीक है। ये पूरी थ्योरी वहां पिछले जैसा ही लिख देंगे अपन, और बाकी ये इंपीडेंस कितनी हो जाएगी, इंपीडेंस हो जाएगी यहां पर ZCR, कितनी हो जाएगी देखिए, रूट ऑफ XC स्क्वेयर और प्लस R स्क्वेयर, ये देखें, ये बन जाएगा अपना इंपीडेंस के लिए इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4। फिर वैसा ही इक्वेशन ऑफ करंट, पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम टू सेम वैसा ही करना है। देखिए यहां भी हम क्या मान सकते हैं, आई कितना है, इससे थोड़ा आगे है, कितना आगे है, फाई आगे है, तो क्या कर लेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ AC कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन कितना, ओमेगा टी प्लस फाई, यहां ओमेगा टी है, इसके वोल्टेज के मुकाबले कितना होना चाहिए, फाई इसको आगे होना चाहिए। बाकी फिर से अगर हम वैल्यू लगाना चाहें तो पिछले क्वेश्चन जैसा निकाल सकते हैं हम। यहां पर देखें, यहां पर अपना टेन फाई कितना आएगा, इसकी परपेंडिकुलर ये है, मतलब VC ही है इसमें, और बेस क्या है, VR है। फिर वैसे लिख देंगे XC इंटू आई, R इंटू आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो अपना ये फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टेन इनवर्स XC की वैल्यू लगा देंगे ओमेगा C, ये R, ठीक है। और I का मतलब कितना होता है, वही V नॉट अपॉन कितना, ZCR, और ZCR की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगी XC स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर, और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा CR, ये देखें, ठीक है। ये अपना इक्वेशन आ जाएगा आई का, ये देखें, ठीक है, आई इज इक्वल टू,
बाकी थ्योरी पिछले क्वेश्चन जैसी ही इसमें भी लिखनी है, ऐसा आधा अधूरा नहीं लिखना है। जितने स्टेप उसमें यूज किए गए थे उतने स्टेप इस क्वेश्चन में भी लिखेंगे। तो देखा आप लोगों ने कि जैसे एल आर सर्किट अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमसे सी आर सर्किट बहुत ही आसानी से बन जाता है। और अगर सी आर बन गया है तो फिर एलसी क्यों नहीं बनेगा? एलसी भी ऐसे ही करना है, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज है लास्ट में, क्योंकि एलसी सर्किट बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट होता है और इसका यूज भी बहुत ज्यादा होता है आगे चल करके, इसलिए एलसी सर्किट में हम कुछ खास बातें और भी देखेंगे। तो अब शुरू करते हैं थर्ड, इसके बाद सर्किट एलसी सर्किट। पिछले क्वेश्चन जैसा ही सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए, ये बनाया हमने एल बना और ये बना दिया हमने सी, और इसके बाद इस सर्किट को हम पूरा करेंगे। ये लगाया हमने अल्टरनेटिव वोल्टेज के लिए और ये आगे बढ़ा दिया और ये ऐसा मिला दिया, ठीक है, और ये बन गया सिंबल, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या है, क्वाइल जिसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है, और ये है कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी है। इसमें कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया है, ठीक है, यही चीज हम लिखते हैं इसमें, अप्लाइंग वोल्टेज, पिछले क्वेश्चन जैसा ही। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर से वही कहानी, जैसे ही हम ये वोल्टेज अप्लाई करेंगे L और C के अक्रॉस एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। वह वोल्टेज कितना होगा, वो पिछले क्वेश्चन जैसा ही होगा। ये देखिए, इसमें कितना होगा, VL होगा, इसमें कितना होगा, VC होगा। दोनों वोल्टेज हैं ये, तो क्या करेंगे, फिर से वही बाई ओम्स लॉ, कितना हो जाएगा बताएं, VL इज इक्वल टू XLI और VC इज इक्वल टू XCI। इक्वेशन नंबर 2। वेयर जरूर बतलाना है हमें, वेयर XL क्या है, XL है ओमेगा L, ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, हिंदी वालों के लिए प्रेरकीय प्रतिघात, और ये है XC 1 ओमेगा C, ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये हिंदी वालों के लिए धारिती प्रतिघात, ठीक है। अब इसके बाद फिर से वही कहानी बनेगी कि यहां पर क्या हम VL और VC को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके हम टोटल वोल्टेज निकाल सकते हैं क्या, तो डायरेक्ट हम ऐसा ऐड नहीं कर सकते हैं, पिछले जैसा ही। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर से वही बात बोलना पड़ेगी हमें, इन प्योर आर सर्किट, मतलब प्योर आर सर्किट में क्या होता है, करेंट आई जो होता है वोल्टेज V से π/2 के फेस में क्या होता है, लैग्स बिहाइंड होता है, जबकि प्योर सी सर्किट में क्या होता है, जो करंट होता है वह वोल्टेज से π/2 के फेस में लीड्स अहेड होता है। मतलब एल में क्या होता है, करंट वोल्टेज से क्या होता है, पश्चगामी होता है हिंदी वालों के लिए, और शुद्ध सी सर्किट में क्या होता है, जो करंट होता है वह वोल्टेज से π/2 के फेस में क्या होता है, अग्रगामी हिंदी वालों के लिए, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें फिर से वही एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये देखिए, वेक्टर डायग्राम, ये देखें, यहां पर ये बना दिया हमने आई, और एक बनाना पड़ेगा हमें VL और एक बनाना पड़ेगा VC। ये देखें, ठीक है, कैसे,
ये है आई और ये है वी एल, नहीं, ये है वी सी और ये है वी एल। ठीक है, अब देखें वी एल से पाई बाई 2 के फेस में कौन, आई पीछे है, लेग्स बिहाइंड है, जबकि प्योर सी सर्किट में यही आई वी से कितना है, पाई बाई 2 के फेस में क्या है, लीड्स अहेड है, आगे है। ठीक है, तो फिर देखें वी एल और वी सी के बीच में कुल कितना एंगल बनता है, ये देखें वी एल और वी सी के बीच में कितना एंगल बनता है, ये टोटल पाई बनता है। कितना बनता है, देखिए ये पाई बनता है। ठीक है, अब पाई बनता है तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों कैसे अपोजिट हैं, मतलब अगर वी एल ऊपर है तो वी सी कैसा है, नीचे। तो टोटल निकालने के लिए अपोजिट साइड के लिए क्या करना पड़ता है, जो वैल्यू बड़ी हो उसमें छोटी वाली वैल्यू क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, अब इस वाले डायग्राम में हमने वी एल को बड़ा मान लिया है तो वी एल माइनस वी सी कर लेंगे, लेकिन रियल में हम क्या करना चाहिए, हमें वी एल और वी सी का डिफरेंस निकालना चाहिए। मतलब जो भी बड़ा हो, अगर वी सी बड़ा है तो वी सी माइनस वी एल, और वी एल बड़ा हो तो वी एल माइनस वी सी। ठीक है, तो इसके लिए यहां पर देखें इन फिगर टोटल वैल्यू कितनी होगी, v इज इक्वल टू वी एल डिफरेंस, वी एल डिफरेंस वी सी। डिफरेंस मतलब क्यों यूज किया साइन हमने यहां पर, इन दोनों में जो बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देना है। ठीक है, अब लगा लेते हैं वैल्यू, वी एल की वैल्यू कितनी है, एक्स एल आई, डिफरेंस कितना है ये, एक्स सी आई, कॉमन निकाल लें आई, कितना बचेगा, एक्स एल डिफरेंस एक्स सी। इक्वेशन नंबर थर्ड, फिर से वही कहानी, इस इक्वेशन को कंपेयर करें ओम्स लॉ से, v इज इक्वल टू आर इंटू आई। अब आर की चेयर में कोई और बैठ गया, कौन बैठ गया, एक्सएल डिफरेंस एक्स सी। ठीक है, तो पूरी लाइन वही लिख देंगे, कंपेयर इक्वेशन थर्ड विथ ओम्स लॉ, देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट आर क्या, इंपीडेंस। मतलब समीकरण 3 की तुलना ओम के नियम से करने पर परिपथ का प्रभावी प्रतिरोध या प्रतिबाधा, प्रतिबाधा के लिए क्या लिख देंगे अपन, जेड एल सी, क्योंकि एल और सी सर्किट है, ये कितनी हो जाएगी बोले, एक्स एल डिफरेंस एक्स सी। ये लो, चाहे तो एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू हम लगा सकते हैं ये वाली। ठीक है, या वेयर करके वैसा ही लिखा रहने दें। अब इक्वेशन ऑफ करंट इसमें ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम लिखते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ करंट, देखें I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसके मुकाबले कितना है जरा ध्यान से देखें, अगर वी एल वी सी से ज्यादा हुआ, वी एल वी सी से ज्यादा हुआ, तो फिर इन दोनों का डिफरेंस कहां तक आएगा, वो डिफरेंस ऐसा मान लें हम कि ये डिफरेंस पहुंचेगा, ऐसा मान लो यहां से लेकर के करीब ये लो ऐसा। अगर वी एल ज्यादा है तो क्या लिखेंगे इसको हम, वी एल माइनस वी सी, और जब ऐसा होगा तो फिर क्या बोला जाएगा कि ये करंट जो है इस वी एल माइनस वी सी, मतलब रिजल्टेंट जो वैल्यू आई है उसके मुकाबले पाई बाई 2 के फेस में क्या है, पीछे है, और अगर नीचे आएगा ऐसा ही तो फिर आई क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। इसलिए यहां पर ये दोनों ही चीजें लिखी जा सकती, मतलब प्लस माइनस पाई बाई 2। ये देखें, मतलब यही करंट का इक्वेशन हो जाएगा, वेयर ये जो आई नॉट है वही पिछले क्वेश्चन जैसा वी नॉट अपॉन जेड एल सी, और जेड एल सी मतलब कितना है, रूट ऑफ एक्सएल डिफरेंस
ZLC, तो XL डिफरेंस XC, इनकी वैल्यू भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अल्टरनेटिव करंट के लिए इक्वेशन होगा। अब हमने इस क्वेश्चन को शुरू करने के पहले एक बात बोली थी कि इस क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन के मुकाबले एक खास बात है। जरा विचार करिए, अगर VL और VC अपोजिट में है, इसका मतलब क्या हुआ, XL और XC अपोजिट में है। पहली बात तो इस सर्किट में रेजिस्टेंस ही नहीं है, मतलब रेजिस्टेंस मींस जो ओमिक रेजिस्टेंस होता है R, तो वो रेजिस्टेंस ही नहीं है। अब दो का इफेक्ट है भी रेजिस्टेंस जैसा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हैं, विरोधी पार्टी बन के खड़े हुए हैं। ठीक है, एक पूरब को जा रहा है, एक पश्चिम को जा रहा है। इसलिए यहां पर अगर ऐसा कुछ हो जाए, दोनों का मुकाबला हो, यहां तक तो हमने बतला दिया कि VL अधिक हो जाए तो VL माइनस VC, VC अधिक हो जाए तो VC माइनस VL। लेकिन क्या आपने सोचा, मान लो ये दोनों इक्वल हो जाएं, XL और XC इक्वल हो जाएं, तो क्या हो जाएगा, टोटल इंपीडेंस इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लिख के देखते हैं, इफ XL is equal to XC, then ZLC is equal to क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर ZLC is equal to जीरो हो जाएगा तो फिर I नॉट इज इक्वल टू कितना होता है, V नॉट अपॉन ZLC, मतलब कितना हो जाएगा, V नॉट अपॉन जीरो मीन्स कितना, इन्फिनिटी। जरा सोच के देखिए, ये अपने आप में कैसी पोजीशन है। ये एक ऐसी पोजीशन है जिसमें करंट इन्फिनिटी मैक्सिमम हो चुका है, मतलब सर्किट में रेजिस्टेंस गायब है, तो करंट तो मैक्सिमम होना ही होना है। तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई है, इन्फिनिटी हो गई है। इस पोजीशन को हम रेजोनेंस पोजीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस पोजीशन। हिंदी मीडियम वालों के लिए है अनुनादी स्थिति, अनुनादी स्थिति। ये अब रेजोनेंस पोजीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए रेजोनेंस पोजीशन के लिए देखें, यहां लिखना चाहिए हमें, दिस इज रेजोनेंस पोजीशन। नाउ इन रेजोनेंस पोजीशन, रेजोनेंस पोजीशन कब है, जब XL और XC क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। थोड़ा आगे बढ़ाएं इसको, इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा L और 1 अपॉन ओमेगा C इक्वल हो जाएं। इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू LC हो जाए। और इसका मतलब क्या हुआ, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ LC हो जाए। और इसका मतलब भी क्या हुआ, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई f इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ LC। और अगर हम बोल दें f इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ LC। ठीक है, और इसे इस f को हम डिनोट कर लेते हैं लास्ट में f नॉट से, एफ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ LC। ये है, इसे हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, हिंदी वालों के लिए अनुनादी आवृत्ति।
ठीक है। अनुनादी आवृत्ति, अनुनाद की स्थिति समझते हैं। अनुनाद की स्थिति कब बनती है, कैसे बनती है, ये वेव्स वाले चैप्टर में 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एम्पलीट्यूड मतलब आयाम क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। ठीक है, आयाम क्या हो जाता है, अधिकतम। इसको चाहे तो एक ग्राफ से समझ सकते हैं। चलो एक ग्राफ बना के बतलाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखें, इसमें ये देखिए, इसमें हम एक्स एक्सेस में हम ले लेते हैं ओमेगा और एफ, जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं, कोई कोई एक चीज लिखना है, ओमेगा या फिर एफ। और यहां पर है ये करेंट, मतलब जो मैकेनिकल जो वेव्स वाले चैप्टर में ऑसिलेशन होते हैं उसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है। या एम्पलीट्यूड किसके रूप में आएगा, आई के रूप में आएगा। ये देखिए यहां पर, ये देखिए, ये वाली पोजीशन जरा ध्यान से देखना है। ये है खास पोजीशन, ये है ओमेगा नॉट, या फिर इसी को हम चाहें तो एफ नॉट। अगर ओमेगा लिखेंगे तो ओमेगा नॉट, अदरवाइज एफ लिखेंगे तो एफ नॉट। अब ये इतने सारे कर्व कैसे बने हैं, इसको मान लेते हैं R1, इसको R2, R3 और R4, या R लिख दिया हमने। जरा ध्यान से देखें, R क्या रेजिस्टेंस है, R R2 जो बनाया हमने वो हमने R1 से कम बनाया, R3 किससे है, R2 से भी कम है, और R इज इक्वल टू जीरो। जरा ध्यान से देखिए, R इज इक्वल टू जीरो मतलब जो सर्किट अपना LC है उसमें रेजिस्टेंस तो नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है मतलब हम इस वाले कर्व की बात कर रहे हैं। अगर रेजिस्टेंस होता तो फिर ऐसी स्थिति में ये मैक्सिमम करंट यहां पर जाता, कहां पर, ओमेगा नॉट पर जाता। अगर रेजिस्टेंस को हम और कम कर दें तो ये और ज्यादा करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस को हम और कम कर देते हैं तो करंट की वैल्यू और बढ़ जाएगी, और रेजिस्टेंस को अगर जीरो कर देते हैं मतलब प्योर LC सर्किट बन जाता है, तो ये करंट कहां पहुंच जाता है, इंफिनिटी में पहुंच जाता है। मतलब इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है, इंफिनिटी, आयाम। ठीक है, वास्तव में जो बाकी वाले कर्व बने हुए हैं ये किसके लिए है, LC-R सर्किट के लिए है। और फिर ये सर्किट हम आगे पढ़ने वाले भी हैं। अब इसके बाद जो सर्किट पढ़ रहे हैं कौन सा होना चाहिए, वो होगा अपना LC-R। तो ये क्लियर हुआ होगा। इसमें LC-R अब देखते हैं लास्ट में। LC सर्किट पढ़ने के बाद, LC सर्किट जो हमने पढ़ा है वैसे ही अपन को LC-R पढ़ना है, ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज आएगा, उसको हम देखते हैं। डायग्राम को सेपरेट कर लेते हैं, दोबारा ना बनाना पड़े हमें।
हाँ, तो देखेंगे अब हम LCR सर्किट। ये देखिए, बनाएंगे डायग्राम पहले। ये आ जाएगा L, ये आ जाएगा C, और ये आ जाएगा R, और सर्किट को हम कंप्लीट करेंगे इस प्रकार से। ये देखिए, यहां पर हम लगा देंगे एक अल्टरनेटिव वोल्टेज, और इस सर्किट को यहां पूरा कर देंगे। ठीक है, ये अल्टरनेटिव वोल्टेज, ये है सेल्फ इंडक्टेंस L क्वाइल, और ये है कैपेसिटर C कैपेसिटेंस का, और ये R रेजिस्टेंस है। यहां पर हमने वोल्टेज अप्लाई किया, वही लिखना पड़ेगा। अप्लाइंग वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब वही बात, जैसे ही हम इसको अप्लाई करेंगे, इन सब के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, वोल्टेज बन जाएगा। इसके अक्रॉस हमने कह दिया VL, इसमें बोल दिया VC, और इसमें बोल दिया VR। तब वही बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ क्या लिखना होगा? लिखना होगा VL इज इक्वल टू XLI, VC इज इक्वल टू XCI, और VR इज इक्वल टू R इंटू आई। वही इक्वेशन नंबर 2। फिर वही कहानी, वेयर बताना पड़ेगा। इसमें V, इसमें XL क्या है? XL है ओमेगा L। ये क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस, पिछले क्वेश्चन जैसा ही। और ये है ओमेगा C, 1/ओमेगा C कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और लास्ट में R है तो R को हम यहां लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब फिर से वही बात आ जाएगी कि यहां पर क्या हम VL और VC और VR को डायरेक्ट ऐड करके टोटल वोल्टेज निकाल सकते हैं? आंसर वही होगा, नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? फिर पूरी लाइन लिखना चाहिए हम यहां पर। सबसे पहले इन प्योर आर सर्किट, अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव वोल्टेज इन सेम फेस में है दोनों में। प्योर एल सर्किट में क्या है? अल्टरनेटिव करंट अल्टरनेटिव वोल्टेज से π/2 के फेस में क्या है? लेग्स बिहाइंड है, पश्चगामी है। और प्योर एल सर्किट में क्या है? अल्टरनेटिव करंट जो है अल्टरनेटिव वोल्टेज के मुकाबले π/2 के फेस में क्या है? लीड्स अहेड है, अग्रगामी है। ठीक है, तो फिर इनका रिजल्टेंट कैसे निकालें? वैसा ही जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला, उसके लिए हमें एक वेक्टर डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं और देखते हैं। यहां पर देखें, ये बनाया सबसे पहले हमने आई के बाद हमने बनाया ये VL, ये बना दिया VL। ठीक है, और इसके बाद बना दिया हमने VC। अब लिख देना पड़ेगा, ये है करंट I, और VR भी लिखना पड़ेगा हमें अभी। तो VR क्या होगा? VR I के साथ में बनाना पड़ेगा, ये जाएगा VR। ठीक है, देखते चलें, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, इनके बिना काम नहीं बनेगा। VR, ये क्या है? VC, ये क्या है? VL। यहां से क्या देख रहे हैं अपन? I और मतलब प्योर आर सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेस में है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही। फिर देखें, यहां पर VC से I कितना आगे है? ये π/2 के फेस में आगे है।
और VL के मुकाबले I क्या है, π/2 के फेस में क्या है बोले, पीछे है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, VL, VC और VR इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए पहले VL और VC को सॉल्व करेंगे हम। क्यों? क्योंकि दोनों ही अपोजिट हैं। तो VL में से VC को माइनस कर लिया हमने, तो क्या आ जाएगा, VL माइनस VC। ठीक है, या VC अगर बड़ा होता तो फिर नीचे आ जाता VC माइनस VL, जैसा हमने LC सर्किट बताया था। ठीक है, तो वैसा ही करते हैं हम, और करने के बाद हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, वो वैल्यू होगी VL माइनस VC की। ये देखें, ये वैल्यू मिल गई। ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, VL डिफरेंस VC, या VL माइनस VC भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें रेक्टेंगल कंप्लीट करना है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही ये कंप्लीट कर रहे हैं। और ये देखिए, ये रेक्टेंगल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनका वेक्टर निकालना है। इनका वेक्टर ये आएगा, ये देख लें, ये वेक्टर निकला। इस वेक्टर को ही हम बोलेंगे V। क्या बोलेंगे, V। ठीक है, तो अब देखें कि V इक्वल क्या होगा। अगर हम देखें इस डायग्राम से, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करो। इन फिगर V स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसका परपेंडिकुलर कितना है, VL माइनस VC, या VL डिफरेंस VC, इसका होल स्क्वायर, प्लस बेस कितना है इसका, VR का स्क्वायर। तो फिर V इज इक्वल टू रूट ऑफ VL की वैल्यू लगाइए, XLI डिफरेंस XC I का होल स्क्वायर, VR की वैल्यू कितनी है, R इंटू आई, तो R स्क्वायर I स्क्वायर। यहां से देख ले, ये हमने लगाया VL की वैल्यू वही पिछले क्वेश्चन जैसे, XLI, VC की वैल्यू XCI और VR की वैल्यू RI। इसमें से I कॉमन निकाला, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है तो I स्क्वायर निकलेगा, यहां से भी I स्क्वायर निकलेगा, टोटल बाहर निकल आएगा I। और अंदर अब क्या रह जाएगा, ये देखिए, अंदर रह जाएगा XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3, वही बाकी पिछले क्वेश्चन जैसे जो हमने किया था, इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करेंगे ओम्स लॉ से। ठीक है, तो V इज इक्वल टू I इंटू R, और ये देखिए अब R की चेयर में कोई और बैठ गया है, जो भी बैठ गया है उसे हम रेजिस्टेंस जैसा ही कहेंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहेंगे। तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वही इस सर्किट की क्या होगी, इंपीडेंस होगी। ठीक है, तो हम इंपीडेंस लिखेंगे, पूरी थ्योरी लिखेंगे यहां पर, लेकिन कंपेयर इक्वेशन 3 विद ओम्स लॉ, देन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट और इंपीडेंस। ठीक है, तो इंपीडेंस कितना आएगा, ये देखें, ये आएगा ZLCR इज इक्वल टू कितना आएगा, देखिए, रूट ऑफ XL डिफरेंस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। समझ गए, ये निकल आया किसका इक्वेशन, इंपीडेंस का, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इंपीडेंस के बाद हमें करंट का इक्वेशन भी निकालना है। करंट का इक्वेशन वैसा ही, ये लिख दिया, इक्वेशन ऑफ करंट, अल्टरनेटिव करंट, लेट इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिव करंट, हिंदी वालों के लिए माना कि प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। ठीक है, क्या होगा वो, वही होगा
आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखें यहां पर आई ये है, वोल्टेज ये है, आई क्या है उसके मुकाबले थोड़ा पीछे है। अगर वी एल माइनस वी सी लिया, मतलब वी एल को बड़ा मान लिया तब ये ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहां पर 5। और अगर वी सी बड़ा हो जाता तो फिर यहां क्या हो जाता, प्लस। कितना हो जाता, प्लस, क्योंकि इसके मुकाबले ये आगे कहलाती। तो प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर हमें वेयर बताना है। देखें यहां पर वही इन फिगर पिछले क्वेश्चन जैसा ही, टेन फाइव परपेंडिकुलर क्या है इसका बोलो, वी एल डिफरेंस वी सी अपॉन बेस क्या है इसका, वी आर। वैल्यू लगाइए, एक्स एल आई डिफरेंस एक्स सी आई अपॉन आर आई। आई कॉमन निकाल के कट कर दो तो हो जाएगा ये एक्स एल डिफरेंस एक्स सी अपॉन कितना, आर। ये है टेन फाइव। तो फाइव इज इक्वल टू कितना आएगा वो देख सकते हैं, ये फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स। चाहे तो इसकी वैल्यू भी लगाएं, ओमेगा एल डिफरेंस 1 अपॉन ओमेगा सी होल अपॉन आर। बस ये वैल्यूज पुट कर देते हैं अपन यहां पर, इंप्लाइज दैट आई इज इक्वल टू आई नॉट क्या होगा, अब आई नॉट मतलब वी नॉट अपॉन जेड एल सी आर, ठीक है। यहां वी नॉट अपॉन जेड एल सी आर, पूरा नहीं लिख रहे हैं, वेयर करके लिख लेना, बहुत बड़ा है क्योंकि। और ये आ जाएगा ओमेगा टी प्लस या माइनस जो भी आएगा, टेन इनवर्स क्या लिखना होगा, ओमेगा एल डिफरेंस 1 अपॉन ओमेगा सी और होल अपॉन आर, ठीक है। इस प्रकार से ये अपना एक करंट के लिए इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद पिछले क्वेश्चन जैसे फिर से इसमें तो एल सी आर तीनों हैं, जिसमें एल और सी से जो रिएक्टेंस बनते हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट बनते हैं। अगर उनको हम अपोजिट कर दें, उनकी वैल्यू इक्वल कर दें, तो फिर वो आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये एलसीआर सर्किट भले है, लेकिन इसके बाद भी इस सर्किट का जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वह सिर्फ आर के इक्वल आएगा। आर मतलब ओमिक रेजिस्टेंस के इक्वल आएगा। क्लियर है। तो इस बात को पिछले क्वेश्चन जैसा ही फिर से एक बार लिखते हैं, तो ध्यान देंगे। ये देखिए इसमें हाँ, तो पिछले क्वेश्चन जैसे देखेंगे हम, सबसे पहले डायग्राम की जरूरत है। वही पिछला वाला डायग्राम हम वापस लेके आते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम यहां कर देते हैं थोड़ा बड़े साइज में। ये देखिए और बड़ा कर देते हैं। ये देखें, इसमें सबसे पहले वही कंडीशन लिखेंगे हम, इफ एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। अगर एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, देन जेड एल सी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसमें था रूट ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी, ये हो जाएगा 0। सिर्फ बचेगा यहां पर कितना, रूट ऑफ आर स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो गया, ये आर, जो कि मिनिमम है, इस सर्किट का क्या है, मिनिमम है।
देन करंट के लिए V नॉट अपॉन जेड एल सी आर होता है, तो V नॉट अपॉन आर, ये करंट क्या हो जाएगा बोलो, ये करंट हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, ये करंट हो जाएगा मैक्सिमम। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम रेजोनेंस पोजीशन। दिस इज कॉल्ड, दिस इज नोन एज रेजोनेंस पोजीशन। यह हिंदी में अनुनाद की स्थिति कहलाती है। फिर वही लिखना है, अभी लिख चुके हैं अपन, इन रेजोनेंस पोजीशन क्या होना चाहिए, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। पूरा वैसा ही पिछले अभी भी किया है हमने, दोबारा पास करके वीडियो को रिमाइंड करके फिर से देख सकते हैं। इसमें प्राप्त किया था हमने एफ नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ एल सी। ये क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये अब समझ लें इस बात को, ये अभी पहले जो बतलाया था हमने वही ग्राफ है। देखिए रेजिस्टेंस R1 के लिए यहां पर ये देखो, रेजिस्टेंस R के लिए जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो इतना है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस हमने R1 से बदल के मान लो R2 किया, जो कि R1 से कम था, तो ये एम्पलीट्यूड और बढ़ जाएगा। और अगर R3 कर दिए जो कि R2 से भी कम है तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब करंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब R इज इक्वल टू 0 हो जाता तो ये कितना हो जाता है, ये इन्फिनिटी हो जाता है। और जब ये वाली पोजीशन आती है तो ये वाली पोजीशन किसके लिए होती है, सिर्फ LC के लिए होती है। रियल लाइफ में देखा जाए तो LC सर्किट पॉसिबल होता ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं होता है, आप सोचें हम कॉइल बना लेंगे, कैपेसिटर ले लेंगे, दोनों को सीरीज में कंबाइन कर देंगे, ये लो बन गया। लेकिन प्रश्न ये है कि ये जब L और C हम कंबाइन करेंगे तो किससे करेंगे, वायर से करेंगे, और वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। अगर उस बात को भी साइड में कर दें तो ये सोचें कॉइल किसकी बनाएंगे, हम कॉइल बनाएंगे वायर की, तो वायर का भी तो रेजिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ। तो उस रेजिस्टेंस की वजह से रियल में LC सर्किट कभी नहीं होता है। LC सर्किट जब बनाते हैं तो अपने आप वो LCR सर्किट ही बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने टोटल 7 क्वेश्चन आप लोगों को बतलाए। सबसे फर्स्ट में प्योर R सर्किट, फिर L सर्किट, फिर C सर्किट, फिर LR सर्किट, CR सर्किट, LC सर्किट और LCR सर्किट। ये 7 क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करें। इस क्लास में हमने लास्ट के 4 पढ़ाए, LR, CR, LC और LCR। जिनने पिछली क्लास अटेंड ना की हो वे पिछली वाली वीडियो को एक बार अच्छे से देखें पहले, उसके बाद ही ये वाली क्लास अटेंड करें, तभी यह बात पूरी अच्छे से समझ में आएगी। ये 7 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस में लाएं, और जब प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप में आपको एग्जाम में फायदा होगा। आगे वाली क्लास में हम इनसे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ दूसरे क्वेश्चन फिजिक्स के इंपॉर्टेंट लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग इसका अभ्यास करें। आज के लिए इतना ही।